साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास के एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने के साथ शेयर करें, बेल आइकन पर ऑल सेट कर दें जिससे आपको हमारे वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी आगामी परीक्षा की को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए इस प्रैक्टिस सेट के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। यह प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे लग रहा है इसका आपको अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास होगा, लेकिन अभ्यास निरंतर होना चाहिए, बार बार अभ्यास होना चाहिए। कई बार जो प्रश्न बहुत सरल होते हैं वही हम परीक्षाओं में गलत करके चले जाते हैं, इसलिए अभ्यास निरंतर करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। साथियों यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया। इसे आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है, और ही साथ ही आचार्य शुक्ल ने इसे खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ भी माना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 साथियों, प्रश्न संख्या 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? दलपत विजय, जटमल, जल्हड़, नरपत, नाल। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, जटमल। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 साथियों, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है, अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र, भोलानाथ तिवारी, लल्लू लाल, हरदेव बाहरी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण साथियों हुआ था, और आप जानते हैं कि सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय वास्तव में जॉन गिलक्रिस्ट और सदल मिश्र को ही दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, इनमें हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो यहाँ सही उत्तर क्या है? यही सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, लल्लू लाल। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 साथियों, यद्यपि सरल प्रश्न लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया प्रश्न। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा। तो सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित अशुद्ध युग्म है। आदिकाल के नामकरण से संबंधित अशुद्ध युग्म है बीज वपन काल मिश्रबंधु, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, यही असंगत युग्म है, अशुद्ध युग्म है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था, और डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? यहाँ बहुत इस प्रश्न को इसलिए मैं यहाँ संकलित किया कि वीर गाथा काल और वीर काल दोनों में अंतर करिए। वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल ने कहा था, वीर काल किसने कहा था? मिश्रबंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और रामकुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा था साथियों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8,
प्रश्न संख्या 8 कह रहा है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? राहुल सामकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, राहुल सामकृत्यायन। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सामकृत्यायन जी ने कहा था। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। ये भी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? आदिकाल को आधार काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी, राम कुमार वर्मा। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा था। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने क्या कहा था? आदिकाल को आधार काल कहा था। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 साथियों। अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक कालखंडों में किस विद्वान ने विभक्त किया है? बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल और रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो सही उत्तर इसका साथियों क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य का विभाजन कुछ इस प्रकार किया है। पहला गद्य का आविर्भाव, फिर आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, फिर गद्य साहित्य का प्रसार, फिर गद्य साहित्य की वर्तमान स्थिति। इस तरह से इन्होंने उसका विभाजन किया है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। ऐसे प्रश्न प्रायः गलत हो जाते हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि तमाम विद्वानों के मत होते हैं, उसी में भ्रम की स्थिति हो जाती है। तो एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? संवत 1000, संवत 1050, संवत 1075, संवत 1100। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, संवत 1050। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से माना है। इनका जो काल विभाजन है, वीरगाथा काल इन्होंने संवत 1050 से 1375 माना, फिर भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, ये संवत में हम बता रहे हैं, विक्रमी संवत में, और गद्य काल या आधुनिक काल जिसको आप कहते हैं वो संवत 1900 से 1984। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 साथियों कह रहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? अच्छा प्रश्न। 693 ईस्वी, 700 ईस्वी, 1000 ईस्वी और 1050 ईस्वी और 1000 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, 693 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। अच्छा प्रश्न। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत और पाली। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, पाली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्नलिखित में अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमार रासो, ढोला मारूरा दूहा, भरतेश्वर बाहुबली रास और जय मयंक जस चंद्रिका। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 3, भरतेश्वर बाहुबली रास। साथियों, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? यह शालिभद्र सूर्य की रचना है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है पंच पांडव चरित रास। बहुत अच्छा प्रश्न है। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूर्य, आशुग कवि, नरपति नाल्ह, दलपति विजय। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, शालिभद्र सूर्य।
विकल्प संख्या 1 साल पंच पांडव चरित रास और भरतेश्वर बाहुबली रास, यह दोनों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसको नोट कर लीजिए, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, बढ़ते आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है? डॉक्टर मोहन अवस्थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव सिंह और रामकुमार वर्मा। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 डॉक्टर वासुदेव सिंह। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि और सरहपाद। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 पतंजलि। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया। इससे पता चलता है कि संस्कृत शब्द या संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित जो विविध रूप थे वो अपभ्रंश कहलाते थे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत और परिनिष्ठित प्राकृत। तो सही उत्तर इसका क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है? ग्रामीण अपभ्रंश। जैसा कि आप जानते हैं अवहट्ट क्या है? अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश आप कह सकते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश एवं आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की जो एक संक्रमणकालीन भाषा थी वो है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 साथियों, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिशा, शिक्षा और शिक्षा। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3 शिक्षा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 20 साथियों। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, अच्छा प्रश्न, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के पहले कवि हैं कबीर, सूरदास, सरहपाद, विद्यापति। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 सरहपाद। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार, साहित्य का इतिहास लेखकों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। सरहपाद सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। इनका समय पंडित राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास माना है। ठीक है, सरहपाद से संबंधित एक और तथ्य जान लीजिए कि इनका नाम राहुल भद्र था। ठीक है, सरहपा, सरोज वज्र, पद्मव्रज, यह भी इनके नाम मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 जो हुई थी यूपीपीएससी द्वारा, उसमें पूछा गया प्रश्न था। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त किसको हिंदी का पहला कवि मानते हैं? शालिभद्र सूरि को मानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें सही उत्तर है क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 रामकुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 23 साथियों। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा, सबरपा, लुइपा, कन्हपा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 सरहपा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय है?
प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय है? हिंदी प्राकृत पाल अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, अपभ्रंश। प्राकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आज का अंतिम प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल शाम कृत्यायन। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में आपने तेजी से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ ये संकलन आपको पसंद आया होगा। आपके सुझाव, आपके परामर्श सादर आमंत्रित हैं, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। करते रहिए तैयारी, बढ़ते रहिए आगे, सफल होइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।